आज हम लोग बात कर रहे हैं आईसीडीएस पर, जिसे बोलचाल की भाषा में हम लोग आंगनबाड़ी कहते हैं। ये जो है आंगनबाड़ी या आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये सिर्फ आंगनबाड़ी के लिए ही नहीं बल्कि हमारे देश, सरकार और हमारे समाज की चिंता का भी विषय होना चाहिए। क्योंकि जो आईसीडीएस है या आंगनबाड़ी है, बोलचाल की भाषा में इसको आंगनवाड़ी कहते हैं, क्योंकि जो सेंटर जहाँ ये चलती हैं वो आंगनवाड़ी केंद्र कहलाता है। तो ये सबके लिए इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये एक समग्रता में बच्चे के विकास की बात, जो सिद्धांत है वो इसके अंदर लाया गया है। सारे दुनिया में आप जानते हैं कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही है, क्योंकि बच्चों की जो सेहत है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, वो आज बुनियादी उनका हक है और इसको सारी दुनिया में सरकारों ने माना है। यूएन ने सारे देशों को यूएनसीआरसी पे साइन भारत ने की है, उसका समर्थन किया और उसने कहा कि पूरे देश, सारे देश जो उसमें जिन्होंने यूएन का समर्थन किया कि वो लोग जो हैं बच्चों के लिए कुछ नीतियां बनाए। इसके मद्देनज़र 1974 में राष्ट्रीय बाल शिक्षा नीति सबसे पहली बार बनाई गई थी और इस नीति में ये कहा गया था कि बच्चों का जो विकास है, उनका जो स्वस्थ विकास है, वो हमारे सरकार की जिम्मेदारी है और बच्चे जो हैं वो देश की दौलत हैं, देश की संपत्ति हैं और इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उन बच्चों को की देखभाल जो है करे। तो 1974 की जो ये नीति आई, बहुत एग्जॉस्टिव और बहुत अच्छी नीति थी और इसी के मद्देनज़र 1975 2 अक्टूबर को उद्घाटन हुआ आईसीडीएस स्कीम का। और इस स्कीम के अंदर जो उस समय के हालात थे कि हमारे जो देश में परिस्थिति थी, उसमें बच्चों की सेहत बहुत ख़राब थी, लड़कियों की सेहत बहुत ख़राब थी, महिलाएं कुपोषण का शिकार थी और इसीलिए आईसीडीएस के साथ बच्चों को जोड़ा गया, किशोरियों को जोड़ा गया, एडोलसेंट गर्ल्स को, क्योंकि वो फ्यूचर मदर्स होती हैं और जो फ्यूचर मदर है अगर उसका स्वास्थ्य ठीक होगा तो वो स्वस्थ बच्चों को जन्म देगी। तो जो एक विशियस साइकिल है कुपोषण का, वो दूर हो सकता है। उसी को तोड़ने के लिए किशोरियों को जोड़ा गया, माओ को जोड़ा गया, प्रेग्नेंट लेडीज को जोड़ा गया और बच्चों का पूरी जिम्मेदारी आईसीडीएस में बहुत कम जगह में एक पायलट प्रोजेक्ट में इसको शुरू किया गया 1975 में। इसके बाद में धीरे धीरे ये हुआ कि इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके जो इम्पैक्ट्स थे वो बहुत अच्छे आए थे और जो बच्चों की बाल मृत्यु दर हमारे देश की थी उस समय की, और जो मातृ मृत्यु दर थी जो बहुत ज़्यादा थी, उसमें कुछ कमी आई। लेकिन सबसे ज़्यादा इस स्कीम को आगे बढ़ाने में अगर मदद की तो वो है हमारे जन आंदोलन और हमारे जो यूनियंस बनी आंगनवाड़ी की और जो फेडरेशन बनी ऑल इंडिया लेवल पर, उसकी वजह से एक बहुत इस आईसीडीएस में बदलाव आया। ये बात मैं आप सबको इसलिए बता रही हूँ और ख़ासतौर से जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें सुन रही हैं कि ये जो आईसीडीएस है वो किसी की दया से नहीं है, सरकार की दया से नहीं है, या सरकारों ने इसको जो है मजबूत करने के लिए बहुत कुछ किया है। ये जो है हमारे आंदोलनों की देन है आईसीडीएस। तो 2001 में ऐसा हुआ कुछ जगह पर कि उसमें तो बहुत अनाज भरा हुआ था सरकार के पास गोदामों में, लेकिन बच्चे जो थे वो भूख से मर रहे थे। अभी कुछ महीने पहले भी आपने देखा झारखंड में भूख से मौत हुई, उस समय भी भूख से मौत हुई थी और पीयूसीएल ने, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था कि बच्चों को के स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और बच्चों को पोषण का अधिकार है। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो इसको बच्चों को उनको पूरा भोजन मिले। और बहुत शर्म की बात है देश के लिए कि वो हमारे देश में बच्चे भूख से और बीमारी के कारण मर रहे हैं। तब ये केस चलता रहा, सरकार से कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इसको देखें, आप आईसीडीएस को यूनिवर्सलाइज करें, और लेकिन ये हो नहीं पाया, सरकार इतना सक्षमता से कर नहीं पाई। तब 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और सिर्फ आदेश ही नहीं दिया बल्कि आदेश की निगरानी के लिए
जगह जगह जो थे राइट टू फूड कैंपेन ने जिसको लिया था उसके कमिश्नर इन्होंने अपॉइंट किए कि हर 3 महीने बाद एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आएगी कितनी प्रोग्रेस हुई। और देश के अंदर 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का आदेश दिया कि हर 1000 की आबादी पर एक आंगनवाड़ी सेंटर होना चाहिए। और जहाँ कम है वहाँ 300 पे, जैसे जो ट्राइबल एरियाज है या पहाड़ पर है 300 पर भी एक आंगनवाड़ी खुल सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला था, ये हमारे देश के बच्चों के हक में फैसला था, ये हमारे आंदोलन की बहुत बड़ी जीत थी। फेडरेशन के नेतृत्व में आंगनवाड़ी यूनियन ने बहुत धरने प्रदर्शन दिल्ली से लेके और राज्यों की राजधानी तक में किए, उसका भी असर पड़ा। तो जब ये 1975 में स्कीम आई तो जो मैट्रिक पास आंगनवाड़ी थी उसको 150 रुपये और जो मैट्रिक नहीं थी उसको 100 रुपये मिलते थे और हेल्पर को 35 रुपये मिलता था। उन हालात में इतना देश की सेवा में आंगनबाड़ी जो है वो लगी हुई है। और आज भी अगर हम देखते हैं तो देश में बहुत सुधार हुआ। हमारी आज बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर जो है वो काफ़ी कम है जो हमारी 25-30 साल पहले थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि फिर से हमारे जो बच्चे हैं हमारे जो ग्रामीण अंचलों में भी हैं वो फिर से एक बार कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। कुपोषण जो है वो सिर्फ एक हम ये सोच लें कि ये सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन की समस्या है, ये सिर्फ गरीबों की समस्या है, ये जो है ये पूरे समाज की समस्या है। और इसमें आज जो हमारे यहाँ इतना काम होने के बावजूद जो कुपोषण की स्थिति बच्चों में है 0 से 6 साल तक के बच्चों में वो है करीब 50%। यानी अपने उम्र के हिसाब से बच्चों की लंबाई और वजन दोनों कम है। और 90% महिलाएं वो हैं वो एनीमिया की शिकार हैं, उनके अंदर खून की कमी है। तो जो हमारे समाज में बच्चों की हालत आज है, उत्तर प्रदेश के अंदर 50% बच्चे अगर कुपोषण का शिकार हैं तो आप बताइए कि जब वो बच्चे ठीक से पढ़ लिख नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, तो वो किस तरह का क्या काम में वो जो जीडीपी के में हम नाप रहे हैं अपनी विकास को, वो किस तरह से बच्चे विकास में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। आखिर उत्तर प्रदेश सिर्फ मिट्टी डालने वाले मजदूरों से तो नहीं चलेगा, उसको पढ़े लिखी लेबर भी चाहिए, पढ़े लिखे अध्यापक चाहिए उन्हें पढ़ाने के लिए, उन्हें अस्पताल चलाने के लिए डॉक्टर नर्सें चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश में जो है इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, टीचर चाहिए, नर्सेज चाहिए, बहुत सारे टेक्नीशियन चाहिए, पॉलिटेक्निक्स चाहिए, उन्हें कौन चलाएगा। तो उसके लिए हमें जो हमारे बच्चे शिक्षा तक एक्सेस हो पाए उसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि उन बच्चों को पर्याप्त भोजन मिले और पर्याप्त देखभाल भी मिले, उनका टीका सही समय से लगे। और ये भी ज़रूरी है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको सिर्फ ये माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि स्पेशली हमारे जो आंगनवाड़ी का काम है। हम कहते हैं बच्चे देश की दौलत हैं, तो आंगनवाड़ी का काम है समय से टीकाकरण को घर वालों को भी याद दिलाए और उनके क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में भी वो उनको बताए। तो ये उसकी हेल्थ एजुकेशन भी उसका काम है और आंगनवाड़ी ने बहुत सफलता से ये काम किया है। कुछ चीज़ें तो आप लोग भी महसूस जो आंगनवाड़ी में सीधे नहीं जुड़े हैं वो भी समझ सकते हैं। जैसे पोलियो ख़त्म किया, पोलियो का टीका घर घर तक ले जाने में आंगनवाड़ी ने का बहुत मतलब उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। वो अलग बात है कि जब काम करते हैं वर्कर उनकी प्रशंसा कम होती है, अवार्ड कोई और ले लेता है, लेकिन हमारी आंगनवाड़ी वर्कर का ये बहुत बड़ी भूमिका है कि उन्होंने पोलियो को जड़ से ख़त्म किया। इसके अलावा बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उसमें वो लोग जो हैं उन्होंने अभियान चलाया। उन्होंने जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, दूसरी चीज़ें, उसकी लगातार वो मॉनिटरिंग करती हैं और उनकी बहुत ज़रूरत है गांव के स्तर पे। सिर्फ ग्रास रूट पे, गांव ही नहीं मोहल्ले शहरों में भी ज़रूरत है, क्योंकि वो बर्थ रजिस्टर करती हैं। बर्थ रजिस्टर करने के अलावा वो टाइम पे उसको एंट्री करती हैं रजिस्टर में। हो सकता है एक बार को माता पिता भूल जाएं व्यस्तता में, लेकिन आंगनबाड़ी को पता रहता है किस बच्चे के टीका लगा है, किसके नहीं लगा और कब लगना चाहिए। इसी तरह वो गर्भवती स्त्री के भी टीके का ध्यान रखती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सार्वजनिक स्तर पर ही सफल हो सकती हैं। इसलिए ICDS के लिए पूरे समाज को एक साथ खड़ा होना चाहिए। अब ICDS की जो स्थिति है वो इतनी जो हम खराब हुई वो कैसे हुई है।
हम आईसीडीएस जो है, एक तो बहुत दुख की बात है, ये एक स्कीम के रूप में ही है, और आईसीडीएस वर्कर यानी आंगनवाड़ी को एक सोशल वर्कर की कैटेगरी में माना जाता है। इन्हें वर्कर की कैटेगरी में नहीं माना जाता है। जिस तरह से हमारा श्रम विभाग के अंडर में जो काम दिए गए हैं, जो ट्रेड्स दिए गए हैं, उसमें आंगनवाड़ी का काम नहीं आता है, उन्हें सोशल वर्कर माना जाता है। सोशल वर्कर मान के इनको मानदेय दिया जाता है। मानदेय देने में इनको ये नहीं है कि इनको जो है निश्चित जो है मानदेय जो है वो मिलेगा। निश्चित मानदेय एक उन्होंने बहुत फिक्स कर दिया, न्यूनतम वेतन इनको नहीं मिलता है। इनको कोई पेंशन की गारंटी नहीं है, जब चाहे इन्हें निकाल सकते हैं। ये सारी जो है हमेशा एक असुरक्षा का शिकार रहती हैं। और फिर हमारा समाज जहाँ पे आदमी की हैसियत ही इस बात से तय होती है वो कितना कमा रहा है, ऐसे में जो बड़े अधिकारी हैं वो तो आंगनवाड़ी वर्कर को कुछ मतलब वो रेस्पेक्ट देने का तो सवाल ही नहीं है। भले ही सोशल, जब सुविधाएं देने की न बात आती है कि भाई आंगनवाड़ी को सुविधाएं मिले, तो सरकार कहती है, अधिकारी कहते हैं कि भाई ये तो जो है सोशल वर्कर है, इन्हें कुछ नहीं मिल सकता, ये तो अपनी मर्जी से इस तरह काम कर रही हैं। दूसरा, जब वो सोशल वर्कर को जो सम्मान मिलना चाहिए इतने काम करने का, जब सम्मान देने की बात आती है तो सब जो है उनको इस तरीके से, बहुत ख़राब तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें इज्जत भी नहीं देते हैं। तो ऐसे में आंगनवाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा एक तरह से उत्पीड़न की शिकार हो जाती हैं, और वो जो उनकी आवाज़ निकलनी चाहिए, जो अपने हक के लिए आवाज़ निकलनी चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं रुकती है। लेकिन ये कोई इसका इलाज नहीं है। हमें अपने अधिकार को भी समझना है और आईसीडीएस के महत्व को समाज को भी समझाना है, समाज को भी समझना है। जब सा मैंने बताया कि संघर्षों से ही जो है वो आंगनबाड़ी में कुछ थोड़ा मानदेय की बढ़ोतरी हुई। 4,500 रुपये केंद्र सरकार जो है इन्हें देती है, जो आज के समय में, इस महंगाई के समय में, और जो इनकी मेहनत है, जहाँ ये आप देखेंगे आपके घर में वोटर आईडी बननी है किसी की तो आंगनबाड़ी है, कोई सर्वे हो रहा है तो आंगनबाड़ी है, मोहल्ले में कितने लोग हैं वो टीबी का सर्वे है तो आंगनवाड़ी है, कितने मकान पक्के हैं तो आंगनवाड़ी है, किसको पेंशन मिलनी चाहिए वेरिफिकेशन होता है तो आंगनवाड़ी बेचारी जा रही है। और हर तरह, और कहीं ये नहीं है कि उसको इतना एक्स्ट्रा काम है, इतना एक्स्ट्रा काम है अपने केंद्र के कामों के अलावा, इसलिए। और उसको जो मानदेय मिलता है वो बिल्कुल अनियमित है। पहले ये जो थी स्कीम, ये इसको पैसा मिलता था योजना आयोग से, प्लानिंग कमीशन था। लेकिन जब से एनडीए की सरकार है, इन्होंने प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया और बना दिया नीति आयोग। नीति आयोग ने क्या किया था, तो ये गारंटी हो जाती थी कि 5 साल तो कम से कम ये स्कीम चल रही है, हम संघर्ष करेंगे इसको स्थायी बनाने के लिए। तो ये संघर्ष चलता रहता था। अब हो गया नीति आयोग। नीति आयोग जो है उसने क्या किया है कि 1 साल का भी नहीं, 3-3 महीने का ये पैसा भेजता है। 3 महीने का आगे वाले तब आता है जब पिछले महीने का हिसाब राज्य सरकारें केंद्र सरकार को सबमिट कर देती हैं। जब ये सबमिट कर देती हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि हमेशा ये डर रहता है कि आएगा नहीं आएगा, खत्म तो नहीं कर रही है सरकार, एक झटके में खत्म भी कर सकती है। जो सरकार एक झटके में नोटबंदी कर सकती है, तो और कितने ज़माने से संघर्ष कर रहे हैं शिक्षा में, तो उन्हें भी कुछ नहीं मिला। तो ऐसे हालात में कभी भी ये स्कीम बंद हो सकती है। 3 महीने का वो जो है पूरा एक्सपेंडिचर सबमिट करने के बाद वो देते हैं। अभी भी 3 महीने से आंगनवाड़ी का मानदेय नहीं आया, घर से ही खर्चा करके वो सारा काम कर रही हैं। परेशान है इस समय बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब दिवाली भी आ रही है, लेकिन उसका मानदेय नहीं आया है। तो ये सिस्टम तब सुधरेगा जब हम सरकार की नीतियों को समझने की और उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे। अगर मानदेय समय पे नहीं आ रहा है तो ये सरकार की नीतियों का ही एक कमी है, जिस कमी को दूर करने के लिए हमें पहले इस कमी को समझना होगा और उसके बाद इसे दूर करने के लिए हमें इस आंदोलन को भी करना होगा। अब हमारे ये इसके बाद जो आपने देखा, राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में। फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी ये गारंटी की है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, वो चाहे गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, बीपीएल का बच्चा हो, या किसी का भी, किसी ट्राइबल का बच्चा हो, सब बच्चों को एक साथ उन्होंने कहा है कि उन्हें कम से कम इतने कैलोरी उनको मिलना चाहिए और इतना भोजन की गारंटी होनी चाहिए। और उन्होंने भी रिटरेट किया, इसको दोहराया है कि आंगनवाड़ी केंद्र से ही ये मिलना चाहिए। तो आंगनवाड़ी को भी
अपने बच्चों के लिए भी ये आवाज़ उठानी होगी कि फूड सिक्योरिटी एक्ट में उनको सुबह नाश्ता है और उसके बाद में दोपहर गरम खाना है बच्चों का, कि वो केंद्र में आएगा। 3 से 6 साल के बच्चे केंद्र में आएंगे और वहाँ पे खेलने की सुविधा होगी, वहाँ पे खाना बनाने की सुविधा होगी, वहाँ पे वहाँ पे टॉयलेट की सुविधा होगी, वहाँ पीने के लिए ताज़ा जो है अच्छा पानी होगा, खाने के लिए ताज़ा भोजन होगा। तो ऐसी स्थिति में उनको ये करना बेहद ज़रूरी है कि वो आंगनवाड़ी में बुनियादी सुविधाएं हो। तो बुनियादी सुविधाओं की क्या स्थिति है, आप कहीं भी आंगनवाड़ी में देख लीजिए, जितनी सुविधाएं कही गई हैं वो सुविधाएं नहीं है। और फिर क्या है, फूड सिक्योरिटी एक्ट में कोई भी सरकार जो है वो मना नहीं कर सकती लागू करने से। और फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो सुविधा दी गई है, पिछले 3 सालों में जब से हमारी ये प्रदेश में सरकार बदली है, जिस सरकार ने आने से पहले ये वादा किया था कि हम आंगनवाड़ी को परमानेंट करेंगे। गृह मंत्री ने, तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष ने यहाँ रैली करके बताया था कि वो यहाँ आकर इसको स्थायी करेंगे, लेकिन वो तो स्थायी नहीं किया। लेकिन 3 साल में किसी बच्चे को एक दाना भी हॉट कुक मील जो है वो नहीं मिला है। THR जो घर ले जाने वाला राशन है, 0 से 3 साल के बच्चे जो घर रहते हैं वो भी उन्हें नहीं मिला। किताबों का पता नहीं है। तो आंगनवाड़ी केंद्र में बुनियादी सुविधाएं अगर नहीं है तो आंगनवाड़ी कैसे चलेगी। हमारे फेडरेशन और यूनियन का ये मांग है कि जिस तरह से 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कानून बना है, उसी तरीके से 0 से 6 साल के बच्चों के लिए भी कानून बनना चाहिए। हमारे संविधान में ये लिखा था कि संविधान लागू होने के 10 साल के अंदर जो है 0 से 14 साल तक के बच्चों को उनका शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण का अधिकार मिलेगा। लेकिन जब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए RT एक्ट आया तो उस समय भी NDA की सरकार थी और उन्होंने इससे 0 से 6 साल के बच्चे को निकाल दिया। उन्होंने कहा 6 से 14 साल के बच्चे को ये हक मिलेगा। अब हमारा ये कहना है 0 से 6 साल के बच्चे को ये राइट मिलना चाहिए और इसके लिए सरकार एक कानून बनाकर कंपलसरी करे। कानून बनाने से क्या असर पड़ता है? कानून बनाने से ये असर पड़ेगा, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हम कोर्ट में जाके अपने अधिकार को क्लेम कर सकते हैं। असली चीज़ तो है कि जनता जागरूक हो और अपने हक की मांग करे। सबसे अच्छा रास्ता जो है वो यही है। तो इसके लिए हमें जो उत्तर प्रदेश की जो इतनी खराब स्थिति है उसके बारे में भी हमें काफ़ी लोगों को जानकारी शायद नहीं है। इसीलिए मैं ये सब बता रही हूँ कि हमारे बच्चों को 3 साल में कोई भी उनको जो है एक दाना खाने के लिए हॉट कुक में नहीं मिला है। अब आ गया आपका कोविड-19 की बात। कोविड-19 में आंगनवाड़ी वर्कर ने जितना काम किया उसको कहीं सराहा भी नहीं गया। एक बार ताली बजवाने में उनका नाम लिया गया था, ताली बजाई गई, लेकिन जितनी प्रवासी 40 लाख प्रवासी मजदूर का सर्वे हुआ था और जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के अंदर आए उनका सर्वे आशा वर्कर के साथ मिलकर आंगनवाड़ी भी उनके साथ में गई। अब दोनों ने जो सर्वे किया, किसी को ना तो PPE किट मिला, ना किसी को सैनिटाइजर मिला, ना मास्क मिला। जब हमने बहुत ज़्यादा यूनियन ने आंदोलन किया कि भाई इनको बिना क्योंकि काफ़ी आंगनवाड़ी संक्रमित हुई, कई की डेथ भी हो गई। तो जो आंगनवाड़ी ने की जब डिमांड की तो कहीं कहीं 1-2 मास्क दे दिया वहाँ उन लोगों को और फोटो खिंचा लिया। और सैनिटाइजर का तो ये रहा कि एक शीशी उन्होंने किसी को दी और कहा कि सब चम्मच से बाकी लोग डाल लो और बाकी इसमें पानी डाल लो। इसलिए सैनिटाइजर देने की स्थिति सरकार की रही। तो इन हालात में और फिर जो 50 लाख का जो बीमे की घोषणा हुई केंद्र सरकार की, उसमें आंगनवाड़ी को नहीं रखा, उसमें हेल्थ वर्कर्स को रखा। तो आंगनवाड़ी की कई पॉजिटिव में डेथ भी हुई और उसमें काफ़ी शर्तें हैं कि किस तरह से उसको CMO का सर्टिफिकेट चाहिए, पॉजिटिव है कि नहीं। तो शुरू के 2-3 महीने कोई ट्रेनिंग भी नहीं थी, इन्हें खुद नहीं पता था कि किसको कोरोना हुआ है, कौन कोरोना पॉजिटिव है। तो इन हालात में हमारी बहुत सारी बहनें हमसे दूर चली गई और उनको जो बीमे तक की जो राशि है वो किसी को जो रेगुलर उनका बीमा मिलता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना, वो भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। तो ऐसे में हमें इन हालात में आंगनवाड़ी ने काम किया, घर घर जाके बच्चों को पोषाहार बांटा। अब जब वो पोषाहार लेके जा रही थी घर घर, तो समझिए आप कि वो सर पे बोरी रख के घर घर जो है वो पैकेट जो थे वो दे करके आई। उसके बाद में उनको सिग्नेचर कराना, रिसीविंग का फोटो लेना, ये कंपलसरी था।
एक तो सबको फ़ोन नहीं दिए हैं, कुछ 10-12 जिलों में फ़ोन दिए, बाकी पूरे प्रदेश में फ़ोन नहीं दिए। अब आंगनवाड़ी बहुत सारी ऐसी हैं जिन पे फ़ोन नहीं है एंड्रॉयड, फिर वो दोनों जा रही हैं सर पे बोरी रख के, फ़ोटो किससे खिंचवाएं, और छूने का मना है, फिर वो उन्हें साइन भी कराना है रिसीविंग का। सरकार भरोसा नहीं करती जब तक ये नहीं जाएगा। तो ऐसी हालत में इन्होंने बच्चों का घर घर जा कर के पोषाहार बांटा। उसके बाद टीकाकरण नहीं हुआ 2 महीने बच्चों का किसी का भी। तो ऐसे में बच्चों के बीच में जो प्रवासी बच्चे आए थे उन्हें भी इसको ये राइट मिलना चाहिए था, आंगनबाड़ी में उनको रजिस्टर किया जाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। तो ये जो बच्चे बाहर से यहाँ आए हैं, आखिर वो फिर 3 से 6 साल के बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चे भी यहाँ आते, वो भी काम नहीं हुआ। तो हमें यही कहना है कि हमारी जो आंगनवाड़ी बहनें हैं वो कम से कम इन बच्चों के लिए भी अपनी आवाज़ को उठा के कि ये बच्चे भी उनके केंद्र में आने चाहिए, और समाज को भी ये आवाज़ जो है उठाने की ज़रूरत है। फिर कोविड में इन्होंने जो टीकाकरण शुरू हुआ, तब फिर इन लोगों ने टीकाकरण कराया। तो अभी कोई इनके सेंटर के सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं है, कैसे खुलेंगे, कैसे सफाई होगी, और कैसे इनके आगे का काम होगा। तो हमारे जो ये बच्चे के लिए हमारा ये कहना है कि हमारे जो आंगनवाड़ी में बच्चे आते हैं, इनके लिए बुनियादी सुविधाएं आंगनवाड़ी केंद्र में होनी चाहिए। बुनियादी सुविधाओं के माने हैं कि इसमें बैठने की ठीक से जगह हो, यहाँ खाना खाने के लिए जगह हो, खेलने की जगह हो, खिलौने होने चाहिए, बच्चों की किताबें होनी चाहिए, ताकि आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे खुशी खुशी आएँ और उसी तरह से रहें जिस तरह से वो किसी भी प्री प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। एक और चीज़ है कि सरकार ने नारा दिया है कि प्री प्राइमरी जो है अब शिक्षा, नई शिक्षा नीति घोषित की है, और प्री प्राइमरी में उन्होंने कहा है कि वो अब शुरू करेंगे प्री प्राइमरी। और बहुत सारी आंगनवाड़ी हमारी मतलब इस गलत फहमी का शिकार हैं कि प्री प्राइमरी जो है वो अब वो टीचर हो जाएंगे और उन्हें पूरी तनख्वाह मिलेगी। ये एक झांसा ही है सरकार का। अब कैसे है, क्योंकि आंगनवाड़ी आती है महिला और बाल विकास मंत्रालय में, और ये जो शिक्षा नीति आई है ये है एजुकेशन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या मानव संसाधन मंत्रालय के अंडर में। तो अभी कोई सरकार ने ऐसी घोषणा नहीं करी है कि 3 से 6 साल के बच्चों को वो शिक्षा विभाग में लेने जा रही है। और एक दिन अगर घोषणा कर देगी तो आंगनवाड़ी तो नहीं टीचर बनी ना। तो अगर वो 3 से 6 साल के बच्चे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूल में आएंगे तो फिर वो नया टीचर रखेंगे, वो आंगनवाड़ी को नहीं रखेंगे। तो पंजाब में बहुत आंदोलन चल रहा है, कर्नाटक में चल रहा है, वहाँ की राज्य सरकारों ने स्कूलों में प्री प्राइमरी खोल दी है। तो अब आंगनवाड़ी क्या करेगी? आंगनवाड़ी में तो 3 से 6 साल के ही बच्चे मुख्य रूप से आते हैं, बाकी को तो पोषाहार लेके घर चले जाते हैं, चाहे वो गर्भवती हो या किशोरी हो। तो वो बच्चों के लिए वो आंगनवाड़ी लड़ रही हैं, और उन्होंने कहा है, हमारी उसकी जो अध्यक्ष हैं, कि हम अपने बच्चों के लिए सबसे लड़ जाएंगे, सरकार से भी लड़ जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे आंगनवाड़ी के बच्चे हैं। और प्री प्राइमरी अगर खुलता है स्कूल में तो हम उसको प्री प्राइमरी में कहीं नहीं बल्कि ईसीसी जो हमारे जो शिक्षा आंगनवाड़ी में दी जाती है, तो आंगनवाड़ी केंद्र में ही वो शिक्षा ग्रहण करें, ना कि वो स्कूल के अंदर जाएं। एक और बात कही है सरकार ने कहा है बाल वाटिका खोलेंगे। अरे भाई, जब आंगनबाड़ी है तो बाल वाटिका क्यों खोलोगे? ये बात नई शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट में कही गई है। तो ये डॉक्यूमेंट को मैंने अपनी सारी बहनों को भेजा, 3 पेज है। मतलब शिक्षा नीति तो 40 पेज की है, लेकिन उसमें ये जो 3 से 6 साल के बच्चों का पोर्शन है वो करीब 2.5-3 पेज का है। तो वो कोई भी पढ़ सकता है, उसको पढ़ के खुद देखें कि सरकार ने कहा है 4 साल के बच्चों के लिए, वो 4 से ऊपर के लिए वो बाल वाटिका खोलेंगे। भाई, बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट लाने की क्या ज़रूरत थी? तो ये क्या कहना चाहिए कि जिस तरह से आईने पे गर्द जम जाती है, तो एक एक करके वो इतनी ज़्यादा गर्द जम जाती है कि आदमी को अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है। उसी तरह से एक के ऊपर एक इतने सारे ये कन्फ्यूज़न, गलत फहमियाँ, भ्रम फैला देते हैं कि जो असली चीज़ है वो दिखाई नहीं देती है। बहुत सारे लोग अब कहते हैं अरे मानदेय समय से नहीं आ रहा, यूनियन क्या कर रही है? भाई, यूनियन का काम बताने का है, यूनियन की भूमिका बताने की है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये रेगुलर समस्या है जब से ये सरकार हमारी आई है। क्योंकि मैंने बताया कि जिस तरह से हमारा जो सरकार, केंद्र सरकार से पैसा आता है वो करती है, उस तरह से ही उसकी वजह से, क्योंकि 3 महीने का पैसा आता है उसके बाद फिर लेट हो जाता है, तो इसलिए हमारा मानदेय बार बार लेट हो जाता है। अब रही बात आंगनवाड़ी का मानदेय जो है,
सरकार ने एनडीए ने अभी जो दोबारा एनडीए 2 आई है, इसने क्या किया है, 50% खर्चा आईसीडीएस का केंद्र देगा, 50% जो है वो राज्य सरकार देगी। इसमें भी हमारी ये मांग है यूनियन की कि भाई मानदेय पूरा का पूरा केंद्र सरकार दे, लेकिन उन्होंने मानदेय को भी 50-50 कर दिया, यानी 4,500 में 2,500 केंद्र सरकार देगी, 2,500 जो है वो राज्य सरकार देगी। तो ये क्या है कि ये बीच में ही पड़ा रहता है। राज्य सरकार जब तक अपना अंश नहीं डालेगी, कह रहे हैं टैक्स कम आ रहा है तो जरूरी काम हम करेंगे और इसको नहीं करेंगे, तो इसको जो है वो कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। तो ये जो है बहुत जो है ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें। अब है कि हमारी बहुत सारी बहनें जो हमसे बिछड़ गई, उन्हें राशि नहीं मिली बीमे की, ये भी समझने की ज़रूरत है भाई क्यों नहीं मिल रही, और हमें इसके लिए संघर्ष की भी ज़रूरत है। हमारे बच्चों को पुष्टाहार नहीं मिल रहा है, जो आहार मिलना चाहिए बच्चों को, गर्म भोजन, वो भी नहीं मिल रहा है आंगनबाड़ी के बच्चों को। तो ये हमारे प्रदेश के विकास के लिए जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश के लिए, कि जो जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जिम्मेदारी सरकार की है, वो कैसे सरकार पूरी करे। अब एक और नया, इस समय पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश ही के समेत सभी देश के अंदर आंगनबाड़ी विभाग एक प्रचार प्रसार का केंद्र बन गया है। उसके पीछे सरकार की क्या नीति है? वर्ल्ड बैंक ने सुझाव दिया कि भाई खाने की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में, लोगों को खाना नहीं आता, उसका हमें उनकी काउंसलिंग करनी है, उन्हें बताना है। तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, अब जो है वो पोषण माह मनाया गया पूरा 1 महीना सितंबर के महीने में। अब पोषण माह में वो बताएंगे लोगों को, तरह तरह के, आंगनबाड़ी से कहा जाता है लड्डू बना के लाओ, कोई पैसा नहीं मिल रहा है। आंगनबाड़ी अपने घर से तरह तरह के वो लड्डू बनाती है, उसके बाद हरी सब्जी भी होनी चाहिए, उसके अंदर ड्राई फ्रूट भी होना चाहिए, देसी घी भी होना चाहिए थोड़ा सा, ये सारा बना के ले जाती हैं। और लाभार्थी जो बेचारे गरीब हैं उनको ये बताती हैं कि भाई इसको ऐसे बनाकर खाओ। अभी आप ही बताइए कि कैसी हास्यास्पद बात है, मतलब हंसी आने वाली बात है कि लोग क्या खाना नहीं जानते? अगर उन पे पैसा है, अगर उन पे संसाधन है, तो लोग खाना तो जानते हैं। तो वो लगातार प्रचार प्रसार के माध्यम से कि गर्भवती को क्या खिलाना चाहिए, और छोटे 3 से 6 साल के बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, 0 से 6 महीने से ऊपर के बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार करिए। एक पैसा खाने पे खर्च नहीं हो रहा है, अरबों रुपया सिर्फ प्रचार प्रसार और विज्ञापन पर जा रहा है। इसके लिए वीडियो वैन है जो जाके प्रचार प्रसार करती हैं, विज्ञापन है, प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण का भी खर्च ऐसा ही है जिसका कुछ पता नहीं चलता, चाय पानी कराया करा दिया, बाकी प्रशिक्षण में सब खत्म हो गया। तो प्रशिक्षण देना है, माताओं की बैठक करके उन्हें बताना है, खींच गए हैं। और ये सारा जो समाज का गुस्सा है वो आंगनबाड़ी पे उतरता है कि जब देखो तब बताने चली आती हो, दे क्या रही हो। सर्वे के समय भी यही था कि बार बार तुम जो हो सर्वे करने आ रही हो, लेकिन सरकार ने जो कोरोना के काल की बात कर रही हूँ 1,000 की घोषणा की थी, वो तो हमें दिया नहीं, राशन हमें दिया नहीं, बार बार तुम सर्वे करने आ जाती हो। तो ये सारा गुस्सा तो आंगनबाड़ी पे ही जो है वो निकलता है। अब हमारा आप देखें कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अति कुपोषितों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें 2015-16 में सर्वे हुआ था, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहलाता है, उसके बाद नहीं हुआ है, उसी में 50% बच्चे कुपोषित हैं। तो इस समय जो पिछले 1 साल में जो महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और फिर कोरोना काल भी गया है, हमारे बच्चों की क्या हालत होगी। यूनिसेफ का भी मानना है कि करोड़ों बच्चे इस दौरान कम से कम भूखमरी और मौत की कगार पे पहुंच गए हैं। तो ऐसे में अब उन्होंने ये कहा है कि जो अति कुपोषित बच्चे हैं, यानी जो बच्चा का ट्रीटमेंट करके ही वो रिकवर होने की स्थिति में नहीं है, ट्रीटमेंट होकर ही शायद कुछ उसमें सुधार आ सकता है, ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा जो बहुत कुपोषित हैं बच्चे, उनके लिए को सरकार ने घोषणा की कि 1-1 गाय दी जाएगी। अब ये बताइए कि अगर परिवार के पास खाने का सामान है, अगर परिवार थोड़ा भी अपने बच्चे को खिला, कोई भी परिवार सबसे पहले अपने बच्चों को ही फीड करता है, माँ बाप तो बाद में खाते हैं, दादी बाबा बाद में खाते हैं, पहले होता है भाई बच्चों को खिलाओ, वो भी इतने छोटे बच्चे को। अगर परिवार पे खाने का होता तो वो अपने बच्चों को ना खिलाते, इतने कुपोषित ही बच्चे क्यों होते। अब इतने सारे बच्चे जो कुपोषित हैं, अति कुपोषित को दे रहे हैं वो। अब वो उसमें क्या है शर्तें, अब जो गाय वो दे रहे हैं, वो गाय दूध तो दे नहीं रही है इस समय, और उसको देंगे वो 900 रुपये महीना सरकार देगी। सरकार ने कहा है, सरकार आंगनबाड़ी का मानदेय तो साल भर, मतलब हर महीने दे नहीं पा रही है नियमित, वो
गाय जिस परिवार को देगी 900 रुपये महीना नियमित कैसे दे देगी? और अगर नियमित देगी भी तो पहले तो परिवार को खर्च करना पड़ेगा ना, तब जाके उन्हें मिलेगा। और 30 रुपये रोज में बताइए गाय का पेट कैसे भर जाएगा? मैंने काफी लोगों से बात करी जो गाय पालते हैं, 300 रुपये से कम, 250-300 से कम एक गाय का पालने का खर्च जो है वो नहीं है। तो अब जो जिसे खुद खाने को नहीं है वो गाय पालेगा। ये तो हुआ उस परिवार पे, बेचारे पे क्या गुजर रही है जिन्हें गाय दी गई है। अब आंगनवाड़ी बेचारी कैसे फंसी है? आंगनवाड़ी को रोजाना जाके गाय को देखना पड़ेगा कि गाय बीमार तो नहीं हुई है, गाय जो है वो गायब तो नहीं हुई है, गाय मर तो नहीं गई है ना। अब सरकार ने एक संपत्ति दी है लोगों को, तो उसकी सरकार निगरानी कराएगी, वो निगरानी आंगनवाड़ी करेगी। फिर वो जाके देखेगी कि जो जानवरों के डॉक्टर हैं उससे हफ्ते में एक बार उसका चेकअप हो, तो वो जो है और वो सर्टिफिकेट दे। और इसके अलावा जो गाय का गोबर होगा, तो अभी सरकार ने पोषण माह में ये कहा है कि जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में जगह है, गांव पंचायत में जगह है और स्कूलों में जगह है, वहां पे फलों के पेड़ लगाए जाएं ताकि हमारे बच्चों का कुपोषण मिट सके। तो वो फलों के पेड़ वहां पे लगेंगे। तो ये हो रहा है कि आंगनवाड़ी की जिनको ये गाय दी जाएगी अति कुपोषित बच्चों को, वो गोबर जो है उसमें पड़ना चाहिए। पोषण वाटिका जो बनाई है वहां पे जो है पेड़ पौधों को दिया जाएगा। यानी आप उस परिवार से गोबर भी ले लोगे जिस परिवार को गाय दे रहे हो। तो भाई ये बताइए, आप कुपोषण मिटाने के लिए गाय दे रहे हैं या उसका इम्तिहान ले रहे हैं बेचारे का? तो ये एक और मतलब बोझ जो है, ये कौन सी नीति है? ये जो नीति है ये मतलब एसी में बैठ के बनाने की बात आती है। मैं तो कहती हूँ लोगों की मजाक बनाने की नीति है। कैसे कुपोषण दूर होगा हमारे बच्चों का? अब हमारी आंगनबाड़ी कई बार बेचारी बहुत द्रवित हो जाती है इतनी गरीब देख करके। फिर कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको लेकर के वो PGI दिखाने, ना रास्ते का कोई खर्चा किसी ने दिया, ना बच्चे को एडमिट कराने की कोई व्यवस्था है। NRC बनाए गए हैं, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर, पुनर्वास केंद्र, पोषण पुनर्वास केंद्र जो बनाए गए हैं, वहां पे कौन रह के इलाज कराएगा? मजदूर लोग हैं। फिर अगर वो वहां इलाज कराएंगे तो खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी? वहां पे आसानी से एडमिट नहीं किया जाता है, कोई अलग से डॉक्टर नहीं है। तो ये जो अति कुपोषित बच्चों के साथ ये क्रूर मजाक है, दुख की बात है ये। हाँ, हालांकि ये सब बातें सुन के कई बार हंसी आती है, लेकिन ये एक बड़ी दुखद हंसी है। ये अपने ऊपर एक बेचारगी वाली हंसी है कि भाई जो अति कुपोषित है उसके साथ उसे खाने को तो देने की दूर बात रही, अरे भाई कुछ उसको हमने यूनियन ने मांग करी है कि भाई गाय को आप गौशाला में रखो। इस समय तो गाय जो आप बच्चों को दे रहे हैं वो दूध ही नहीं दे रही और कोई गारंटी नहीं है कितना देगी, तो कौन इतना खिलाएगा 300 रुपये रोज खर्च करके? और फिर हर समय डर कहीं गाय को बीमार ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। तो इसलिए बच्चों को गाय गौशाला में रहे, आप 1 लीटर दूध दे दीजिए बच्चे को। जो अति कुपोषित बच्चा है उसका कम से कम जो है कुपोषण दूर होगा। और बाकी जगहों में, राज्यों में यही है, अंडे मिल रहे हैं ज्यादातर राज्यों में, दूध मिल रहा है, मूंगफली है, गुड़ है, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। हमारे यहाँ भी जो स्थानीय स्तर पे पैदा होती हैं, केला बहुत पौष्टिक चीज है, अमरूद है। तो ऐसी सारी चीजें बच्चों को मिले, या आपने उनके ऊपर एक और लाइबिलिटी डाल दी। क्यों डाली, कैसे डाली? फिलहाल एक बहुत क्रूरतापूर्ण मजाक जो है वो आंगनवाड़ी के भी साथ है और उन बच्चों के भी साथ में है जिन्हें ये गाय का में कौन देगा भाई? इतनी देखभाल का कौन वहां पे खाद लगाएगा? जो पोषण वाटिका में पौधे लगाए जाएंगे उनकी देखभाल कौन करेगा? जो पौधे लगे हैं, जो पौधे लगे हैं उन्हें कोई जानवर ना खा जाए, है उनकी ग्रोइंग बर्ड चली रहे तो कौन उसकी देखभाल करेगा? ये भी एक उसका एक सवाल है। और जो इतना प्रचार प्रसार आप लगातार हर हफ्ते आप माता पिता को ये समझाने जाते हैं, तो क्या वो वहाँ पे ये वो उनके सवालों से कैसे निपटे जो कहते हैं कि तुम बस बताने के लिए आ जाती हो, तुम जो हो ये रंग बिरंगे चार्ट दिखाने आ जाती हो जिसमें सुंदर फलों के फोटो हैं, सुंदर सुंदर सब्जियों के फोटो हैं, लोगों के खाने की या उनके काम की या उन बच्चों के ही लिए कुछ करें, उसकी कोई व्यवस्था जो है सरकार ने नहीं करी है, तुमने नहीं की है। तो ये सारा गुस्सा आंगनबाड़ी पर निकल जाता है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम आंगनबाड़ी को जो काम के दौरान उसकी समस्याएं आ रही हैं, उसकी समस्याएं आई हैं, उनको जो
उनको दूर किया जाए। और जो श्रम सम्मेलन में सीटू ने और बहुत सारे ट्रेड यूनियन संगठनों ने प्रस्ताव किया कि आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और मिड डे मील रसोइयों को वर्कर का दर्जा दिया जाए। अब जब इन्हें वर्कर का दर्जा देने की बात आई तो प्रस्ताव किया गया, लेकिन विभाग ने मना कर दिया कि इन्हें वर्कर का दर्जा नहीं दे सकते हैं। और क्योंकि वर्कर का दर्जा नहीं दे सकते तो ग्रेच्युटी और फंड जो है वो भी इस तरह से इनको या प्रोविडेंट फंड की जो ईपीएफ था वो इनका नहीं कट सकता है। और ऐसे में ये फिर वहीं की वहीं इतने संघर्ष करने के बाद भी वहीं की वहीं रह गई जहाँ थी। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आंगनवाड़ी को वर्कर का दर्जा देने के लिए जो संघर्ष है वो उसको मजबूत करें और दूसरे संगठनों के साथ मिलकर भी काम करने की आवश्यकता है। अब मेरा ये आंगनवाड़ी अगर ये सोचते हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि आईसीडीएस के महत्व को हमारे पूरे समाज को समझना चाहिए, सारे वर्कर्स को समझना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का विकास उचित तरीके से हो। और अब तो सारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर्स, सारे लोगों ने कहा है कि बच्चे का 80% उसके दिमाग का जो विकास है वो 6 साल की उम्र से नीचे हो जाता है। यानी बच्चे की जो मुख्य उसके पसंद नापसंद है, वो क्या उसकी रुचि है, क्या करना चाहता है, उसकी जो एक्टिविटी है, उन सारी स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए 6 साल की उम्र के अंदर वो हो जाता है। तो इसके लिए उसको एक स्पेशल देख रेख में रहना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत होता है कि परिवार में बच्चा अच्छा विकास होता है, लेकिन अगर वो बच्चा, आप देखिए कि जो बड़े परिवारों में बच्चे पलते हैं उनका अच्छा डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा खुले होते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। इसी तरह आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चे आते हैं उनका एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जो बच्चे की स्किल्स का डेवलपमेंट है उसका अपना एक साइंस है, मोटर स्किल्स डेवलपमेंट का। और उसमें ये भी है कि बच्चे की जो मांसपेशियां हैं, जो उंगलियां हैं, वो कितनी उम्र में कितना बोझ उठा सकती हैं, कितना काम कर सकती हैं, और कब से बच्चे को, बल्कि कलम पकड़ने की भी साइंटिफिक एज है। हम उससे कम उम्र में बच्चे को हाथ में पेंसिल बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, -5 में। तो ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है कि आईसीडीएस के महत्व को समझते हुए समाज बच्चों के लिए आवाज़ उठाए। आवाज़ इसलिए भी उठाए क्योंकि अगर हमें सशक्त उत्तर प्रदेश, सक्षम उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाना है तो हमें ये आवाज़ उठानी होगी। दूसरी बात है कि आंगनवाड़ी वर्कर के जो राइट्स हैं उनको भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और जो पिछली हमारी जो महिला और बाल विकास मंत्री थी उन्होंने तो देशद्रोही बता दिया था आंगनवाड़ी को। और ये जो वर्तमान में हमारी मानव संसाधन विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, इन्होंने अभी 2 महीने पहले पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि आंगनवाड़ी की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। अरे भाई, हर हफ्ते हम उन्हें ज्ञापन भेज रहे हैं, उन्हें इतने ईमेल कर रहे हैं, इतनी समस्याएं लिख रहे हैं, फिर भी वो खुलेआम पार्लियामेंट में कह रही है कोई समस्या नहीं मिल रही है। हमने इसके लिए भी कैंपेन चला के उन्हें बहुत सारी चिट्ठियां जो हैं अपनी समस्याओं को लेकर लिखी हैं। अब हमारे जो समाज में अन्य आंदोलन है, आंगनवाड़ी वर्कर्स अगर उनके साथ नहीं जुड़ती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, आशा वर्कर्स हों, अगर मिलजुल के ये आंदोलन नहीं करती हैं तो भी हमारा आंदोलन जो है, सरकार की नीतियों को बदलने का जो आंदोलन है वो सफल नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले यही समझना है कि सरकार की नीति बदले बगैर हम अपना सफलता कोई भी हासिल नहीं कर सकते। और नीति को बदलने के लिए हमें सबका एक संयुक्त संघर्ष बनाना होगा। अभी आप बताइए कि अगर बिजली जैसे निजीकरण हो रहा था, अभी तो बिजली वालों ने बहुत बड़ी हड़ताल की और थोड़ा सा वापस हुआ, लेकिन बिजली के रेट्स कितने बढ़ रहे हैं, क्योंकि बिजली के बहुत सारे पार्ट आज भी निजीकरण उनका हो गया है। तो अगर हमारे बिजली का बिल 500 की जगह 1000 रुपये आने लगता है तो आप बताइए कि क्या आपके मानदेय अपने आप कम हुआ कि नहीं हुआ? इनडायरेक्टली आपका मानदेय कम हो गया, आपकी इनकम जो परिवार के अंदर हो रही है वो कम हो जाएगी। अभी आप ये देखें कि हमारे पढ़ाई का खर्चा अगर बढ़ता है, हमारी दवाई का बढ़ता है, अगर सरकारी अस्पताल नहीं है, अगर सरकारी स्कूल नहीं है तो हमारा खर्चा कितने गुना बढ़ जाएगा है। एक समय था जब मध्य वर्ग का लोग सोचते थे डॉक्टर इंजीनियर बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, सरकारी कॉलेजों में एडमिशन होता था। आज सोचिए 25-30 लाख से कम फीस नहीं है, सोच भी नहीं सकते बहुत सारे लोग, मतलब अच्छा कमाने वाले 25-30-40 हज़ार कमाने वाले भी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कोई गारंटी नहीं है जॉब की।
तो वो कैसे सोच सकते हैं कि हम 15 लाख इकट्ठा करके और अपने बच्चे को किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा देंगे। तो ये जो अन्य आंदोलन चल रहे हैं, बैंक है, आप देखिए बैंक में पैसे निकालने पे, एटीएम से निकालने पे टैक्स बढ़ रहा है। और बैंक में जो हमारा पैसा इकट्ठा हुआ वो तो सरकार ने उसका क्या किया, बहुत सारे लोगों को कर्जा दे दिया। तो हमारे बैंक वाले हड़ताल कर रहे हैं, बैंक के आंदोलन चल रहे हैं। तो हमें ये जानना भी होगा कि बैंक वाले क्या कर रहे हैं, क्यों हड़ताल कर रहे हैं, और उनके साथ भी एकजुट होना होगा। हमारी रेलवे जो है निजीकरण हो रहा है। अब आप बताइए, हम लोग पैसेंजर से कितना चलते थे हैं, और सारे लोग आराम से छोटी छोटी दूरी पे बहुत कम पैसे में हम दूसरी जगह पहुंच जाते थे। अब सरकार जो है निजी क्षेत्र में एसी गाड़ियां पूरी चलाएगी। आप बताइए कि हमें जाना है 50 किलोमीटर, तो हमें कितना टिकट हमें उसका पड़ेगा। तो रेल का आंदोलन हो रहा है, उसके खिलाफ भी, वो भी हमारी जिंदगी पर असर डाल रहा है ना। हमें भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, अपने बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, नौकरी पे हैं, तो उनके लिए मिलने जाना है, तो ये हम पे भी असर पड़ेगा। तो इन सबके साथ जो आंदोलन है, अब दवाइयों में जीएसटी का सवाल है, हमारी कुछ यूनियन सब लड़ रही हैं। तो भाई दवाई पे जीएसटी क्यों होनी चाहिए? एक तो वैसे ही आदमी परेशान है, और 5 से 15% आपने जीएसटी लगा दी दवाई पे। अरे भाई बीमार है तो परेशानी है ना। हमारे देश में 2 में से 1 परिवार इसलिए गरीब हो जाता है क्योंकि दवाई पे बहुत ज़्यादा खर्च है। आखिर घर में कोई बीमार है तो कोई भी नहीं चाहे, कोई भी पहले बच्चे के पिता को अस्पताल में दिखाएगा ना, या बच्चे को स्कूल में भेजेगा, या कपड़े खरीदेगा, वो पहले डॉक्टर के जाएगा। तो हमारे यहाँ दो में से 1 परिवार जो है वो इसीलिए गरीब हो जाता है। तो ऐसे में हमें जो जीएसटी को हटाने का आंदोलन है, जो इस तरह के आंदोलन है, चाहे वो रेल का है, बस का किराए कितने बढ़ गए हैं। अभी आप देखिए, किसान हमारे आंदोलन कर रहे थे पिछले काफ़ी लंबे समय से। तो उन्होंने जो आंदोलन किया, उनके 3 मुख्य जो था वो था समस्याएं थी। एक तो था कि उन्होंने मंडी खत्म कर दी, यानी जो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस है, भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो मिलना चाहिए ना। आप में से हमारी आंगनवाड़ी में तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत छोटी छोटी, चाहे 2 ही बीघे जमीन हो, थोड़ी बहुत छोटा टुकड़ा है, तो वो जो जमीन है उस पर आदमी इतनी लागत लगाता है, तो उसका एक न्यूनतम मूल्य तो होना चाहिए ना। बाजार में तो जो पूंजीपति है या जो व्यापारी है वो तो कम से कम में खरीदता है। उसने देखा तुम्हारे यहाँ कोई बीमार है तो उसने तुम्हें एडवांस दे दिया, मतलब हमें एडवांस दे दिया, और उसने कहा तो मेरी पूरी फसल मेरी, यानी कि, और जब हम बीमार हैं, परेशान हैं, तो हमने वो रहन रख दी, गिरवी रख दी वो जमीन, अपनी फसल। तो ऐसे में हमें जो किसानों का जो आंदोलन था, तो एक सरकार का था कि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। अब वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो मिलता है मंडी में, वो कहीं ऐसे थोड़ी मिलेगा किसी व्यापारी को आप बेचें और सरकार से कहें। तो सरकार उसको खरीदती थी, सरकार खरीद के उसको हमारे जो कोटेदार है उसके यहाँ वो जाता था एफसीआई के गोदामों में, और वहाँ से वो हमें न्यूनतम कम पैसों में जो है ये राशन की दुकानों से मिलता था। पहले तो राशन सभी के लिए था, जो बुनियादी चीज़ें मिलती थी, बाद में सरकार ने इसको टारगेटेड कर दिया। तो ऐसे में आप ये बताएं कि उन्होंने जो हमारा जो किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मिलना चाहिए ना। भाई आदमी को अपनी गारंटी हो गई, सरकार ने उसे खरीद लिया, फिर हमें वो राशन की दुकान से मिल गया। अब आप बताइए कि पोषाहार भी तो राशन की दुकान से आएगा, मिड डे मील जो है वो कोटेदार के यहाँ से आता है, जो भी हमारे बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो जो कोटेदार की दुकान ही नहीं रहेगी, वहाँ पे राशन जाएगा ही नहीं, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म हो जाएगा तो हमारे बच्चों का जो मिड डे मील है, जो हमारे बच्चों का हॉट कुक है आंगनबाड़ी का, वो ख़त्म हो जाएगा। और जब ये दुकानें ही खत्म नहीं रहेंगी तो ये कानून का लेके हम क्या करेंगे। तो कानून को बचाने के लिए भी हमें ये चीज़ें जो नीतियां हैं सरकार की चल रही हैं, उनके क्या असरात पड़ रहे हैं ये समझने का ज़रूरत है। तो एक तो सरकार ने मंडी कम कर दी, मंडी वो कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाएगा, जबकि केरल सरकार ने सब्जियों पे भी न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। अब हमारा दूसरा, उन्होंने किसानों पर क्या किया कि जो आपकी 2 बीघे ज़मीन है, 2-2 बीघे सबसे बात करके, और वो क्या करेंगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट पे कोई भी कंपनी ले लेगी। कैसे ले लेगी? जैसे चिप्स बनाने की कंपनी है, चिप्स बनाने की कंपनी कहेगी आप आलू उगाओ, और तो आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें आप उगाते हैं कि थोड़ी दाल उगा ली, थोड़ा चावल उगा लिया, वो ख़त्म करके आपको लगेगा हमें इकट्ठा पैसा मिल जाएगा। अब क्या होगा, जब फसल तैयार होगी तो जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो आपका आलू छांटेगा, तब वो कहेगा कि आपका जो ये आलू है ये ठीक नहीं है, मेरी जो शर्तें लिखी होंगी ना वो सब अंग्रेजी में होंगी। आपने देखा होगा इंश्योरेंस के जो कागज़ आते हैं ना,
तो उसमें क्या होता है कि बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, या आप फेसबुक अकाउंट ही अगर खोलेंगे तो बहुत सारा वो पूछता है एग्री कि नहीं एग्री है, तो क्या होता है कि आदमी बिना पढ़े ही उसको एग्री करता चला जाता है। इसी तरह से वो जो शर्तें होंगी वो पतली पतली छोटी छोटी लाइनों में अंग्रेजी में होंगी। तो जब वो अंग्रेजी में होगी तो वो किसान ने तो चलो कहा कि चलो जो बाबूजी कह रहे हैं ठीक है, साइन कर दिया। अब साइन करने के बाद में वो कहेगा मैंने तो ये लिखा था, ये आलू तुम्हारा ठीक नहीं, आधा आलू उसने निकाल दिया। अब बाजार में क्या होगा, जब कॉरपोरेट के हाथ में, बाजार के हाथ में सब कुछ होगा, तो जब उसके खरीदने का टाइम आएगा तो वो रेट डाउन कर देंगे। तो आदमी को इतनी मेहनत करी, पैसा लगाया और आधा दाम भी उसको मिला। फिर वो शर्त लगाते हैं कि ये बीज आप डालेंगे, ये खाद आप लगाएंगे, ये कीटाणुनाशक आप छिड़केंगे। तो ये किसान जो है वो पिसेगा वहाँ पे। और कॉन्ट्रैक्ट खेती कौन करेगा? बड़े बड़े कॉरपोरेट आएंगे, अंबानी, अडानी और आपके ये चिप्स वाले और विदेशी। पंजाब के किसान तो बहुत भुगते हुए हैं क्योंकि पेप्सिको के साथ जो था टमाटर का उन्होंने उगाया था। तीसरा उन्होंने जो किया है और जो बहुत खतरनाक है कि अब कोई भी व्यापारी कितना भी स्टोर कर सकता है। पहले ये होता था कि न्यूनतम जो आवश्यक चीजें हैं हमारी, आलू प्याज कॉमनली बोलने में आता है, लेकिन 25 चीजें थी। तो ये जो है इसकी आप ज्यादा जमाखोरी नहीं कर सकते, आपको बेचना होगा। अब इन्होंने जमाखोरी अलाउ कर दी, कानून पास कर दिया। अब आप देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट आलू प्याज पे कितना पड़ रहा है। जब भी किसी से बात करो लोग आलू के ही रेट कहते हैं। आदमी गरीबी में क्या खाता है? आलू। और सभी जानते हैं कि आलू जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें जो पोषक आहार के हिसाब से जो है वो उतना उपयुक्त नहीं है, गरीब का ही खाना है। तो वो इतना महंगा हो गया क्योंकि एक कॉमन चीज है, वो सभी सब्जियों में डाला जाता है। प्याज इतनी महंगी कर दी। तो ये अब स्टोर होगा। अब स्टोर करने के लिए क्या है, बड़े बड़े मॉल आपने शहरों में देखे हैं, उनके पूरे पूरे गोदाम इतनी हाई क्वालिटी इन लोगों ने स्टोर बनवाए हैं जिसमें 6-8 महीने तक चीज खराब नहीं होगी, साल भर भी रख सकते हैं। तो एक कृत्रिम मंदी, आर्टिफिशियल जो है मंदी बाजार में दिखाएंगे और महंगा बेचेंगे। तो ये जो हमें बिल्कुल पूरी तरह से सरकार ने किसानों को एकदम से बाजार के हवाले कर दिया है। और एक तरह से उनकी लूट का जो है वो सिर्फ किसानों की लूट नहीं है, वो हमारी भी है, शहरी मध्य वर्ग की भी है, शहरी उच्च वर्ग जो अपने आप को कहता था उसकी भी है। तो ये जो किसानों के आंदोलन है, दूसरी यूनियनों के आंदोलन है, मजदूरों के आंदोलन है, उन सब के साथ मिलकर भी हमें संघर्ष करना होगा। हमारी बहुत सारी आंगनबाड़ी में जो मुखालिफ लोग हैं, बहुत सारे कहते हैं अरे इतने सारे लोगों के साथ मिलके आप आंदोलन कर रहे हो, अकेले आंगनबाड़ी की बात करो। अरे अकेले आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख है, लेकिन अगर वो सारे मजदूरों के साथ मिलते हैं तो लाखों लाख हैं। तो कुछ आंदोलन है हमारे अकेले चलते हैं। हमने बहुत सारी मांग, बहुत सारे दिवस अपने अकेले मनाए और सरकार से डिमांड की। और अभी हमारा आंदोलन चल रहा है जो इन्होंने, जिसे कहना चाहिए कोविड के दौरान जो सर्जिकल स्ट्राइक हमारी बहनों पे करी है। वो क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक माने एक तरह से बॉम्बार्डमेंट कर दिया है आंगनबाड़ी के ऊपर। और वो बॉम्बार्डमेंट ये किया है इन्होंने कि कोरोना में इन्होंने देखा कि लोग घर से निकलेंगे नहीं, धरना प्रदर्शन करेंगे नहीं, तो इन हालात में इन आंगनबाड़ी को 62 साल की जो हुई है उन्हें निकालने का एक आदेश जारी कर दिया। ये जो आदेश सरकार ने जारी किया, मतलब सीधा सीधा कि जो जिस दिन 62 साल की हो जाए उसको उस दिन से नौकरी खत्म, यानी एक तरह से धक्का देके निकालने का काम किया है। इन्होंने ये भी नहीं किया है कि भाई ये जिस महीने 62 साल की होंगे उस महीने की आखिरी तारीख को इन्हें हटाया जाए। आखिर सरकारी जो अधिकारी जो ये आदेश जारी कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि इसको कम से कम कोई डेट फिक्स कर देते नहीं। और इन्होंने क्या किया, सितंबर तक काम किया है और इन्हें जुलाई का मानदेय भी नहीं दिया है, जबकि 22 जुलाई को वो लेटर जारी हुआ जिसमें इन्होंने इन्हें हटाने का आदेश दिया है। इस जो आदेश है अपने आप में ही ये मानव अधिकारों के भी खिलाफ है, इंसान की गरिमा के खिलाफ है, एक वर्कर के रेस्पेक्ट के खिलाफ है और पूरी तरह से ये संविधान विरुद्ध भी है। क्योंकि सरकार ने जो हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था वो उसमें 65 साल उम्र की थी, लेकिन उसका उन्होंने जीओ जारी नहीं किया, नोटिफाई नहीं किया वो रूल्स। तो ये हाई कोर्ट का भी एक तरह से अवमानना करी है। लेकिन सरकार पूरी तरह से उतारू है कि वो इन आंगनवाड़ी वर्कर्स को बिना कोई राहत दिए, कोई मतलब विधवा पेंशन, कोई किसी तरह की बुढ़ापे की पेंशन किसी को नहीं दी है। और जब आंगनवाड़ी का अपॉइंटमेंट होता है तो सबसे पहले जिसको अपॉइंटमेंट देने के लिए रूल है वो है विधवा महिला। उसके बाद आती है तलाकशुदा।
तलाकशुदा के बाद आती है वो जिसको पति ने छोड़ दिया लेकिन तलाक नहीं दिया है। उसके बाद वो आती है जो जिस लड़की की शादी नहीं हो पाई है, अविवाहित। उसके बाद नंबर आता है बीपीएल का। तो आप खुद देखें कि जो विधवा हैं, अकेली हैं, अपने पिता के घर रह रही हैं, बाप भाइयों के साथ रह रही हैं, उनको इन्होंने किस हालत में, कितने दुख में डाल दिया। इतनी परेशान है, उनका कई का आया कि बीमार रहने लगी, वजन कम हो गया। वो कम से कम इस पैसे से जो 2,500 रुपये कुल हेल्पर को मिलता था, वो अपने भाई के घर रहती थी तो थोड़ा मान सम्मान ये था कि भाई कुछ लेके आ रही है। उसको पूरी तरह से थी, वो भाई कामकाजी थी, उसको उन्होंने बिल्कुल ही जो है बेसहारा करके छोड़ दिया है। ये भी एक बड़ा क्रूरतापूर्ण काम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी वही है जो गर्भ से बचाई जाए? क्या बेटी 3 साल की ही बेटी है? जो बेटी पढ़ लिख गई, जो बेटी नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकल रही है, क्या उसे न्यूनतम मजदूरी देना, न्यूनतम वेतन देना सरकार की बेटी बचाने का वो काम नहीं है? क्या उसे पेंशन देना, उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी लेना, क्या ये सरकार का काम नहीं है? तो ये दिखावा जो है कि भाई ये दिखावा है कि सरकार जो है बेटी बचाने का इतना बड़ा नारा दे रही है, लेकिन असलियत में जो है वो जो महिलाएं हैं उन पे इतना जुल्म जो ये हो रहा है कि उनको एक झटके में, एक लेटर से उन्होंने उसको बाहर कर दिया। इसको लेकर के हमें ज़रूर 26 नवंबर की जो हमारी हड़ताल है इसमें आगे आना चाहिए। और ये जो हमारी हड़ताल है ये सभी के लिए, चाहे वो आशा वर्कर्स हों, चाहे आंगनवाड़ी हो, मिड डे मील रसोइयाँ हों, नरेगा के वर्कर्स हों, और कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले, स्वास्थ्य के एम्बुलेंस चलाने वाले हों, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाली एएनएम है और अलग कर्मचारी हैं, वो सभी मिलके इस हड़ताल के अंदर शामिल हैं। ये जो हड़ताल है सरकार की नीतियों को बदलवाने के लिए हमारी एक बड़ी कार्रवाई है। और इस दिन हमें घर पे बैठना नहीं बैठना है। जैसे लोग सोचते थे किसी ज़माने में कुछ साल पहले कि हड़ताल है तो छुट्टी हो गई। नहीं, हड़ताल है तो हमें अपनी मांग के लिए हमें बाहर निकलना है और सब लोगों के साथ मिलके जो दूसरे हमारे यहाँ यूनियन है, कोई भी यूनियन है, चाहे कैसी भी यूनियन है, उसके साथ मिलकर के संयुक्त संघर्ष के लिए प्रयास करना है। और हमें 26 नवंबर को एक यादगार दिन बना देना है। और उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी को तो ज़रूर आगे बाहर निकल के ये बात कि जो 62 साल वालों को निकाल कर नहीं, धक्का देकर ने जो बेइज्जती उनकी है, उसको लेकर कम से कम जो पेंशन और फंड के अधिकार को लेकर के ज़रूर अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। और सभी के लिए न्यूनतम 21,000 उसको न्यूनतम वेतन मिले, और कम से कम जो है 10,000 पेंशन हो, और उसके इलाज की गारंटी हो, फंड मिले। इन जो कॉमन मांग है हमारी, सभी की ये मांग है। और इसके लिए हमें ज़रूर मिलके एक ज़ोरदार तरीके से अपनी आवाज़ को जो है वो उठाना है, क्योंकि संघर्ष करे बिना कुछ नहीं मिलेगा। आपको मैं बिल्कुल बार बार मैं फिर किसी दिन ज़रूर आपसे बात करके बताऊंगी हमने कब कब संघर्ष किए और कब कब जो है मानदेय बढ़ाना पड़ा। और ये हमारे संघर्ष की ताकत थी कि हमने 5 सितंबर को दिल्ली में ज़बरदस्त रैली की, और उस रैली के बाद एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व की में भी उनको आंगनवाड़ी का मानदेय बढ़ाने के, आंगनवाड़ी आशा का इंसेंटिव बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने उस ताकत को दिल्ली के अंदर देखा। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कम से कम नहीं बढ़ाया, लेकिन हमारे आंदोलन की ताकत थी कि योगी जी ने हमसे वार्ता की। उम्मीद करेंगे कि सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करेगी। हमारी लड़ाई अपने हक के लिए है। कोई भी पार्टी की सरकार हो, हमारी किसी पार्टी से के लिए कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमारी लड़ाई अपने अधिकारों के लिए है, और अपने अधिकारों के लिए और आंगनवाड़ी के बच्चों के हक के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए, उत्तर प्रदेश को एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए और अपने बेहतर भविष्य के लिए हमें अपने जो है इसको ज़रूर आगे आना होगा। मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप जो जानते हैं वो व्हाट्सएप कर दें या यहीं पे मैसेज कर दें, ताकि हम उन सवालों पे बात कर सकें। आखिर में मैं फिर एक बार सबको कहूँगी कि हमें
सभी को वैचारिक मतभेद दूर करके सभी वर्कर्स को बाहर निकलना चाहिए और अपनी एकजुटता बनानी चाहिए, क्योंकि एकजुटता ही हमारी ताकत है। भाई हमारे पास बहुत पैसा नहीं है कि हम सब कुछ खरीद लें, हमारी एकजुटता हमारी ताकत है। और हमारी एकजुटता को हमें समझना है कि ये एकजुटता ऐसा नहीं है, कभी कभी इसको तोड़ने की जो कोशिश हुई है, बहुत अफसोस हुआ पिछले दिनों मुझे कि कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे जब मुद्दे आते हैं तो हमारे वर्कर्स में भी थोड़ा सा मतभेद होता है। पर हमें ये समझना है कि अगर 62 साल की वर्कर को निकाला है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मुसलमान को निकाला हो या छोटी या बड़ी जाति को निकाला हो या कुछ हिंदू का बढ़ा दिया हो मानदेय, ये मुद्दा नहीं है। तो इसीलिए हमें सबको मिल करके जो वर्कर्स की यूनिटी है उसे कायम करना है, उसमें अगध विश्वास रखना है मजबूती के साथ में कि हम मिलकर ही जो है वो अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें एक साथ आना बेहद ज़रूरी है और हमारी मजबूत एकता कायम होगी। और मैं कहूँगी हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद और हमारे इनकलाब जिंदाबाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।